हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th के लिए फिजिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, ठीक ना। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए, तो देखते हैं भाई कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। बात को समझिएगा इधर। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे भाई, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या देखे थे कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से अगर आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक ना। जिसको हम लोग फॉलोइंग फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किए थे। देखिए क्या फॉर्मूला है अपना। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ और हम बात करें कि अपना कूलॉम्स लॉ से क्या आया था, तो देखिए क्या हम इस फॉर्मूला को आपको हम डिराइव करवाए थे ना। चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और बताइए क्या था, Q1 × Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक ना। ये फॉर्मूला आया हुआ था पिछले क्लास में जो हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़े थे। कूलॉम्स लॉ के डेरिवेशन में अपना यही फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बताइएगा जरा। आज के क्लास टुडे, आज जो अपना क्लास लेक्चर होने वाला है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम, बल्कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कि अगर हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अपना। बात समझ में आया ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये एक डेरिवेशन है एक प्रकार का, ठीक। आपके पेपर में जो स्टेट बोर्ड है और या फिर सीबीएसई, दोनों दोनों लोग के लिए बताते हैं। हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स में भाई पूछ दे कि आप कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से आप क्या समझते हैं, आप एक्सप्लेन करें। तो आपको क्या करना होगा, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख करके उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं अपना, क्या लिखा हुआ है, राइट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग इट इन वेक्टर फॉर्म। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है कि हम लोग जो कूलॉम्स लॉ को है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा, महत्व क्या है इसका। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं पहले, फिर इसका हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। आइए देखिए पेपर में हम कैसे लिखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेज Q1 एंड Q2 बी R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर ये क्या है, समझिएगा बात को। ये आपके पोजीशन वेक्टर हैं, किन के, चार्जेज के पोजीशन वेक्टर। क्या है पे, पोजीशन वेक्टर। ये भी क्या है बताइए, पोजीशन वेक्टर है। किसका है, चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। मतलब जो R1 वेक्टर है अपना Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सभी बच्चों आप वेक्टर में पढ़े होंगे, ठीक ना। वेक्टर में पोजीशन वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट था अपना, पोजीशन वेक्टर का एक अपना कॉन्सेप्ट था, जिसको अगर हम 2D में बात करें तो अपना जो पोजीशन वेक्टर आया था XI कैप प्लस YJ कैप करके आया था, ऐसा कुछ वेक्टर में, ठीक ना। हम लोग वेक्टर में इसका डिस्कशन किए थे, आप लोग भी किए होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है, वी डिनोट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बाई F12। 1 2 का मतलब क्या हुआ, इस सफिक्स को पहचानिएगा, इसको आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। एज ए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक ना। इसको क्या रीड करेंगे, फोर्स ऑन
Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू चार्ज 2। मतलब कि पहले वाला चार्ज पर दूसरे के कंपैरिजन में कितना फोर्स लग रहा है, पहले वाला चार्ज पर दूसरे के तुलना में, मतलब जो दूसरा जो है पहले वाला चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग F12 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक ना। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब कि इसके लिखने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब, या फिर लैंग्वेज में से बोलेंगे कि जो Q2 चार्ज है अपना Q1 चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई किया, उसको हम लोग इस ये जो सिंबल है इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे क्या, ठीक ना। चलिए देखिएगा क्या है, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि चार्ज 1 पर चार्ज 2 कितना फोर्स लगा रहा है, F12 वेक्टर, एंड द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाई F21 वेक्टर। जो पहले लिखा रहेगा समझिए कि उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आइए इधर देखिएगा, यहाँ पर फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा इधर बात को। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, एक आपको हम एक्स एक्सिस बना देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये समझिएगा अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, देखिए दो चार्जेज प्रेजेंट हैं, दो चार्जेज भाई, मेरे को दो चार्जेज Q1 और Q2 को पिक्चर में लेना है, ठीक ना, कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए। तो देखिए फर्स्ट चार्जेज का लोकेशन हम कहीं पर इधर बनाते हैं, देखिएगा ये अपना क्या है भाई, Q1 चार्ज है, ठीक है ना, Q1 चार्ज है। और यहाँ पर बनाते हैं Q2 चार्ज को, यहाँ पर क्या बनाते हैं, Q2 चार्ज को, ये अपना Q2 चार्ज है। Q1 और Q2 दो चार्जेज हैं, ठीक ना। और ये दोनों चार्जेज क्या हैं, इनका बात जरा समझिएगा ध्यान से। ये जो Q1 चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, देखिएगा एक मिनट रुकिए जरा, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम एरो लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हो गया एक मिनट रुकिएगा जरा, एक ये हो गया, चलिए ठीक ना। अब देखिएगा समझिएगा बात को, हम क्या लिखते हैं, ये जो Q1 चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर बता दीजिए कितना है, R1 वेक्टर, R1 वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है। इस Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर बताइए क्या है, R2 वेक्टर। और किसके रिस्पेक्ट में बताइए, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज का R1 वेक्टर है और Q2 चार्ज का R2 वेक्टर है। अब बात आता है कि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, हम कंसीडर करते हैं कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। आप कहिएगा सर हम नेगेटिव नेचर के ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो बताइए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है ना। चलिए तो क्या होने वाला है देखिएगा जरा ध्यान से, Q2 पर किधर फोर्स लगेगा, Q2 पर पहले पहले हम Q1 बनाते हैं, Q1 पर फोर्स अपना इधर लगेगा, Q1 पर फोर्स इधर लगेगा, ऐसा समझ में ना, Q1 पर फोर्स अपना इधर लगने वाला है। चलिए इसको हम बना दिए और बात करते हैं Q2 पर फोर्स कितना लगेगा, तो Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है,
ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। मतलब कि Q1 पर फोर्स, इसको जरा अच्छा से बनाया जाए ताकि प्रॉपर आपको समझ में आए। चलिए, बात समझ में आया ना कि Q1 पर फोर्स ऊपर की तरफ, Q2 पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब आप एक बात समझिएगा, इधर हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या लिख सकते हैं, फोर्स लग रहा है किस पर, 1 पर, किसकी वजह से, 2 की वजह से। इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स लग रहा है भाई, देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो F21 बना दिए। अब देखिए इनके बीच का तो सिपरेशन तो है ना, तो सिपरेशन को देखिए किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ध्यान से, एक हम बनाते हैं एरो इस प्रकार, जो कि थोड़ा सा इधर बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। और इसको हम ये ग्रीन, हाँ चलिए, ये ग्रीन नहीं, समझिएगा, हम्म, ये इससे बनाते हैं, हो गया ना। और एक और एरो बनाते हैं हम इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए दोनों का डायरेक्शन, दोनों फोर्स जो Q1 पर फोर्स लगने वाला है और Q2 पर जो फोर्स लगने वाला है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना। चलिए ऐसा, अब बात को समझिएगा, हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए अगर हम बात करें Q1 और Q2 का सिपरेशन, सिपरेशन से मेरे को पता करना है कि कितने डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट है, तो हम लोग देखेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पिक्चर में आएगा, अपना रोल करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि हम लोग कुलॉम्स लॉ से क्या पढ़े थे कि जो दोनों चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स हैं, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और इनके बीच के सिपरेशन के वर्ग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वर्ग मतलब स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, 1/r², इफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर वेक्टर की बात करें, वेक्टर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, हम फॉर्मूला में तो स्क्वायर ही लिखेंगे, बट इधर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो बताइए क्या लिखेंगे, आर वेक्टर, बताइए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 से 2 लगा देंगे। क्या मेरे भाई सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बात समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हिंदी में हम लोग विस्थापन सदिश भी बोलते हैं। चलिए इधर आ जाइए, ये इसको कैसे लिखेंगे बताइए, आर वेक्टर टू वन। आई होप मेरे भाई आप समझ गए होंगे हम क्या आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कुछ मेंशन कर देते हैं, मेंशन करने के बाद आप समझ जाइएगा कि हम क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, वेयर, देखिए आराम से पढ़िए, थोड़ा स्लो पढ़िए, पर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है कि आपको मतलब समझ में ही नहीं आए। चलिए वेयर, अगर हम बात करते हैं R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर के बारे में, भाई कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है, तो बता दीजिए क्या है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर क्या है। तो भाई ये पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स, ये क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर, देखिए यहां पर लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर्स। चलिए हो गया ना। अब यहां पर बताइएगा R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर, ये क्या है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं।
आया ना समझ में ना कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं Q1 और Q2 चार्जेज का, उनका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, ठीक ना। और ये जो Q1 Q2 है एक प्लेन में प्रेजेंट है भाई, प्लेन में, पॉइंट इज दैट ना, प्लेन में प्रेजेंट है। और R12 वेक्टर और R21 वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कितने डिस्प्लेस होंगे, मतलब ठीक ना कहीं ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए तो बढ़ते हैं कंसेप्ट में आगे। अब हम यहां से लिखेंगे क्या, देखिएगा यहां से एक फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, बताइए क्या लिखेंगे, जो एफ होता है, एफ क्या होता है बताइए, 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से, ठीक ना, ऑलरेडी पहले से जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं, कूलॉम्स लॉ से जानते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला का ही हम लोग यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/4πε0 ये कहीं ना कहीं के का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक्चर में हमेशा के की तरह यूज करेंगे। यहाँ पर लिख दीजिएगा के का वैल्यू क्या है, 1/4πε0, ठीक है ना। आपको इसको क्या करना है, हमेशा के यूज करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या है भाई, डिफाइंड था। इसका वैल्यू प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आया हुआ था, जो आपको हम वहां पर मेंशन करवा चुके हैं कूलॉम्स लॉ में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं भाई, अब देखते हैं इनका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या था, यहाँ तक आप नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट और इनका हम वेक्टर फॉर्म बताते हैं, ठीक है ना। चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे समझते हैं। हो गया ना, चलिए आई होप सभी लोग यहां तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लिखते हैं भाई वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशंस लिखते हैं और समझते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशंस कैसे आता है। एक मिनट रुक जाइएगा जरा, अब ठीक है, देखिएगा इधर आप यहां पर लिख देंगे इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, हो गया ना, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। तो एक बात आपको पता होगा, जो फोर्स है भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लिखेंगे एफ के ऊपर वेक्टर, हो गया ना, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हम यहां पर क्या करते हैं, चलिए 1/4πε0 ही लिख लेते हैं, 1/4πε0, हो गया ना। और बहुत लोग क्या करते हैं कि Q1 Q2 पर मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, Q1 Q2 पर मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, कोई गलत चीज नहीं है। बट आप एक बात समझिए, Q1 Q2 पर मैग्नीट्यूड अप्लाई करना कहीं ना कहीं ये गलत चीज है, क्योंकि चार्ज खुद एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये हमेशा अपना मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। चार्ज तो कभी वेक्टर में होता नहीं है, और किताबों में दे रखा है कि चार्ज जो होना चाहिए मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। तो वो क्या कहना चाहता है बताइए, वो क्या कहना चाहता है कि चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, आप देखिएगा बहुत सारे किताब में ऐसा मेंशन कर रखा है, मॉड Q1 इंटू मॉड के अंदर Q2। तो आप ही एक बात बताइए कि Q1 और Q2 चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में तो वेक्टर तो आएगा ही नहीं, तो हम केवल Q1 Q2 लिख दें, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक ना। अब ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है, मतलब ये आपको
जब आप बीटेक कीजिएगा तो फाइमन की किताब में अच्छा से दे रखा है वहां पर, बस समझ में है ना। चलिए, तो यहां पर देखिएगा क्या होगा, हम लिखते हैं भाई Q1 इंटू Q2। यहां पर आइएगा, अब आते हैं डिस्टेंस, बात आता है यहां पर डिस्टेंस पर। चलिए वापस आते हैं, देखिएगा डिस्टेंस क्या है, Q1 और Q2। और एक बात समझिएगा, F12 का डायरेक्ट सॉरी यहाँ पर हम F12 लिखना भूल गए, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा F12, हम F12 और F21 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं वापस, इनके Q1 Q2 F12 का डायरेक्शन देखिए। अब F12 किधर है भाई, F12 ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ एरो कौन है, R21 है ना, R21 है। चलिए आइए इधर, तो बताइए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या, देखिए जरा ध्यान से, यहीं पर समझना है आपको। अगर हम ये लिख दें R21 वेक्टर और इसका स्क्वायर लिख दें, तो आपका लॉजिक क्या बोलता है, R21 वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, बस समझ में है ना भाई, R21 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये क्या है, R21 क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, एग्जैक्टली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब R21 जो है दो पॉइंट के बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस समझ में है ना। तो अगर हम इस प्रकार लिखते हैं, अगर देखिए बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग क्या समझेंगे, इस प्रकार बोलते हैं कि सर R21 ये वेक्टर हुआ, आप इसका स्क्वायर कर दो तो R21 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, ऐसे, जो कि बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। हम बोले R21 और वेक्टर और इसका स्क्वायर, तो आप अपना लॉजिक बताइए, आप अपना लॉजिक बताइए, ये जो R21 वेक्टर है ये होना क्या चाहिए, ये है क्या, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ में आया ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या आएगा, वेक्टर में ही आएगा, वो क्या आएगा, वेक्टर में ही आएगा। और उसका हम अगर मॉड ले लेते हैं तो एग्जैक्टली मॉड लेने के बाद वो आपको R21 दिखाई देता है, बस समझ में है ना, R21 दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये कोई नहीं बोलेगा कि गलत है, ये आपको दिखने में लग रहा है कि गलत है, पर ये क्या है, मतलब लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये मोड लग गया तो भाई तो सही है, अदरवाइज ये गलत हो गया, ये गलत नहीं हुआ। R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझिए कोई पार्टिकल्स अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट आ गया, तो इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुआ, एक्स वाई जेड, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है, हम लोग क्या पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करें तो चलिए बताते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स चेंज होने पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आता है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, और अंडर हमें हम रूट लगा दिए, मतलब कि जो RHS में जो LHS में जो वैल्यू है ऑलरेडी क्या बन गया हो, वो उसमें मॉड अप्लाई हो चुका होगा, बस समझ में ना है, उसमें मॉड अप्लाई हो चुका होगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम R21 वेक्टर का होल स्क्वायर लिखे हैं तो आप इसको क्या क्या कंसीडर कीजिएगा, इसको क्या कंसीडर कीजिएगा बताइए, ये कुछ नहीं है भाई, ये एक प्रकार समझिए R21 ही है, ठीक ना, जो R21 ही है, जो इन जनरल किताबों में दे रखा है, पर थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखिए तो बात यही है, जो R21 है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल है ना भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल जब हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करते थे तो क्या आता था, आर वेक्टर बराबर आता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम क्या करते थे, एट द एंड जब हम डेरिवेशन किए थे वेक्टर्स में तो मॉड अप्लाई करते थे, मॉड आर वेक्टर, तो ये बोल्ड कैपिटल आर में चेंज हो गया था, बोल्ड कैपिटल आर में चेंज हो गया था,
इसको क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है ये बताइए, ये क्या था, ये था रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको हम केवल कैपिटल आर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ये क्या है, ये जो वेक्टर में लिखा हुआ है ये ऑलरेडी कुछ नहीं है भाई, ये आएगा अपना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पे या तो फिर आप ऐसे लिखिए, या फिर कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, चलिए जो किताबों में दे रखा है उसी को लिखते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको हम, बताइए, इसको हम लिखते हैं आर वेक्टर 1 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आप ये भी लिख सकते हैं। अब बात को समझिएगा, अब हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इनका डायरेक्शन बताने के लिए। देखिए यूनिट वेक्टर का रोल क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या किस लिए आता है भाई, तो यूनिट वेक्टर आता है डायरेक्शन बताने के लिए, यूनिट वेक्टर आता है अपना डायरेक्शन बताने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए, आर कैप 2 1, मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इस जो R21 है, R21 इसके एलोंग लग रहा है, मतलब जिधर R21 जाएगा उधर ही से जाएगा भाई फोर्स, बस समझ में है ना, उधर ही से जाने वाला है। क्या बोलने वाला है, जिधर R21 जाने वाला है उधर ही अपना फोर्स लगने वाला है। तो ये आर कैप 2 1 से रिप्रेजेंट कर दिए। इसके बारे में भी एक पॉइंट और लिखते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में समझिएगा, इफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहां पर क्या लिखेंगे बताइए, Q1 इंटू Q2 बाई, अब आइए आप लिख सकते हैं इन जनरल जिसे लिखते हैं सभी लोग, R21 होल स्क्वायर, R21 के स्क्वायर, और यहां पर क्या लिख देंगे बताइए, यहां पर लिख देंगे आर कैप 2 1, हो गया ना, आर कैप 2 1। अब अपना बात बन गया है। तो अगर कभी ऐसा आप देखिएगा, मतलब आपको ज़्यादातर ये सब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बी टेक में जो बड़ा बड़ा एडवांस किताब है मॉस्को पब्लिकेशंस में, तो इसी प्रकार वो लोग रिप्रेजेंट करके अपना रखा हुआ है। बस समझ में है ना। चलिए अब आते हैं, चलिए जो किताबों में है वही चीज़ हमें पढ़ाने वाले हैं। अब आर वेक्टर, ये देखिए आर, ये यूनिट इसको इसके बारे में लिखते हैं वेयर, इसके बारे में एक बार लिख देते हैं आपको हम, वेयर देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा वेयर, देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं हम, आर कैप 2 1, ये क्या है भाई, यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर है, एलोंग एलोंग R21 वेक्टर, एलोंग R21 वेक्टर। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जरा इसको अच्छे से लिख दिया जाए ताकि आपको प्रॉपर सभी चीज़ें समझ में आए, ठीक ना। चलिए अब इसका हम फार्मूला भी लिख देते हैं, जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो क्यों ना इनका हम फार्मूला भी लिख लेते हैं ताकि आपको फार्मूला भी समझ में आ जाए भाई, इसमें कौन बड़ा चीज़ है। चलिए इधर देखिएगा, देखिए हम क्लास 11th में क्या पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, मेरे को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, रेशियो कर देंगे किसका, डेट पार्टिकुलर वेक्टर और उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो चेक कर लेंगे क्या है। तो बताइए अगर हमको R21
इनका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे R21 वेक्टर को ऊपर रख देंगे और इनके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब R21, इनसे हम इनको डिवाइड कर देंगे। चलिए आपको समझ में आ गया ना। चलिए इनको समझ में आ गया तो हम इसको बक्सा में रख देते हैं, बॉक्स बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं। चलिए यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं हम नेक्स्ट में क्या है। अब देखिएगा, अब हम F21 कैलकुलेट करेंगे। F12 तो हम कैलकुलेट कर ही लिए, आइए F21 को कैलकुलेट किया जाए और देखा जाए क्या है। R12 है इसके डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए तो आप जरा फास्ट इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। हो गया ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, F21 क्या आ जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 और अपन क्या हो जाएगा बताइए, लीजिए फिर लिख देते हैं R12, आप इसमें वेक्टर लगा दीजिए, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। लिखिए जैसे जैसे किताबों में लिखा हुआ है, आप भी वैसे ही लिखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, R⁻12, R⁻12। चलिए मेरे भाई यहाँ तक आपको समझ में आया ना, गड़बड़ हो गया क्या। नहीं भाई बिल्कुल सही है। F21 के डायरेक्शन में देख लीजिए आप, अगर आपको F21 के डायरेक्शन में देख लीजिए, F21 के डायरेक्शन में कौन है भाई, R12 है, R12 ही तो लिखे हैं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ जाए। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर। देखिए अब ये अपना मैग्नीट्यूड बन गया, ये पहले आपको वेक्टर दिखाई दे रहा होगा, अब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक ना। आप एक बात बताइए ना, अगर हम वेक्टर के स्क्वायर कर दे तो वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, स्क्वायर ही बनेगा, ठीक ना। अगर हम किसी वेक्टर के ऊपर उसका स्क्वायर कर दें, एक वेक्टर है तो पहले तो आप या तो फिर आप मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए क्या, प्योर मैग्नीट्यूड में, या फिर आप उसके बाद स्क्वायर कीजिए, या फिर किसी वेक्टर पर हम डायरेक्टली अगर स्क्वायर कर दें तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R⁻12 हो गया ना। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं बताइए, अब हम क्या इसके बारे में भी कुछ लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको लिखते हैं कि भाई R12 क्या है, आइए इधर। R12 आपके क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, और किन के डायरेक्शन में है, R12 वेक्टर के डायरेक्शन में, वेयर चलिए देखिएगा एक बार जरा ध्यान से, क्या है, R12 है ना, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर along R12 वेक्टर, R12 वेक्टर हो गया ना। इसलिए अगर हम बात करते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर और इनका मैग्नीट्यूड,
आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, नहीं तो चलिए हम डायरेक्टली देते हैं। R12 हो गया ना। चलिए, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही कोई ज़्यादा खास था नहीं इसमें। चलिए नोट कीजिए इसको आप, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हो गया ना। चलिए अब आप जरा सा इधर ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th में आते हैं। और हम बात करते हैं क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था। अगर क्लास 11th की बात करते हैं तो एक हेडिंग था अपना यूनिट वेक्टर के ऊपर। एक बात रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है मेरे बच्चा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं, कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, चलिए ए वेक्टर मान लेते हैं, ये ए, इस ए वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इसका वेक्टर जो हम ऊपर लिखेंगे और इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लिख देंगे। मैग्नीट्यूड नीचे लिख देंगे तो एट द एंड अपना क्या आ जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए आ गया। इसलिए देखिए ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर आया ए और ए कैप आया। इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है जरा आप मेरे को बताइए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि ये कंक्लूजन क्या कंक्लूड करता है, ये क्या कंक्लूड करता है। चलिए नहीं हो पा रहा है तो हटाते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा क्या ये क्या कंक्लूड कर पा रहा है, ये यही कंक्लूड कर पा रहा है कि कोई भी जो वेक्टर है क्या होगा, कोई भी जो वेक्टर है ये जो है उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला है और ये बताने वाला है कि उसका डायरेक्शन किधर है। जैसे हम एफ बराबर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें, समझिएगा एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात बोले, हम एफ ले लिए 10 न्यूटन जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, एक फोर्स है, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन का जो फोर्स है वाई एक्सिस में जा रहा है। ये जो हम बोले था वाई एक्सिस, इसको हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किए जिसको हम लोग जे कैप्स बोलते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस में अप्लाई हो रहा है तो एफ इक्वल टू 10 न्यूटन जे कैप। ये जो आप देख रहे हैं 10 न्यूटन, ये जो आप देख रहे हैं 10 न्यूटन, ये क्या है बता दीजिए, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। और ये क्या भाई, फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, फोर्स का डायरेक्शन। ये भाई मैग्नीट्यूड TUDE लिख लीजिएगा। चलिए इधर आइए, देखिए फोर्स का डायरेक्शन किधर गया है, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए मेरे बच्चे। चलिए हो गया ना, तो मैग्नीट्यूड, चलिए हो गया ना। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया है। ये ओवरऑल क्लास 11th में आपको पढ़ना था। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए हो गया ना, तो बढ़ते हैं भाई कॉन्सेप्ट में, आगे आगे डिस्कस करते हैं, ठीक ना। हमको मेरे को यहीं तक तो रुकना नहीं है। तो ये ओवरऑल अपना क्या था बताइए, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में था। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा जो हम एक्सप्लेनेशन किए। चलिए एक बार और एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हम बोले कि भाई लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली। वी डिनोट द फोर्स Q1 ड्यू टू Q2 बाई F12 वेक्टर एंड सिमिलरली Q2 ड्यू टू Q1 बाई F21 वेक्टर। तो हम यहाँ पर एक Q1 Q2 बना दिए। याद रखिएगा भाई दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। चलिए हम लिख देते हैं, बात को जरा ध्यान समझिए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हम यहाँ पर ये माने हुए हैं कि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है। और इस Q1 का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इस Q2 का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, ठीक ना। तो ये जो अब हम क्या बोलेंगे,
इस Q1 पर फोर्स क्या लग रहा है, F12 वेक्टर, Q2 पर फोर्स F21 वेक्टर ड्यू टू Q1, ठीक ना, और Q1 पर ड्यू टू Q2 लग रहा है। और ठीक सिमिलरली हम लोग पोजीशन वेक्टर को मार्क कर लिए और हम लोग अप्लाई कर दिए किसको, कूलॉम्स लॉ को, अप्लाई कर दिए कूलॉम्स लॉ को, और एट द एंड हम वेक्टर फॉर्म में भी कूलॉम्स लॉ को लिख लिए। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए और क्या है, आइए इधर, यहाँ तक तो समझ में आपको आ ही गया होगा। देखिए कुछ नोट्स लिखा हुआ है, इस नोट्स पॉइंट को भाई आप मार्क करके चलिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। बता रहा है कि इफ Q1 और Q2 आर सेम साइन, Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव है तो F12 इज अलोंग R12 विच डिनोट्स रिपल्सन। ये आप देख लीजिएगा, ऐसे को बड़ा चीज इसमें समझाने वाला है नहीं कुछ। चलिए इधर आइए, अब आते हैं इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है भाई, वेक्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंस क्या है, इसका था ना इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी हम आपको बता दिए हैं। इंपॉर्टेंस को भी जरा देख लीजिए आप, क्या बता रहा है ये इंपॉर्टेंस के लिए। चलिए लिख देते हैं R21 वेक्टर R12 वेक्टर लिखे हुए है ना। चलिए एज R21 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर, देयरफॉर F21 इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, माइनस लगा हुआ है। चलिए दिस मीन्स दैट द टू चार्जेज एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सो कोलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि Q1 Q2 को पुश कर रहा है, Q2 Q1 को पुश कर रहा है, मतलब Q1 Q2 Q2 Q1 Q1 Q2, Q1 Q2 को पुश कर रहा है, Q2 Q1 को पुश कर रहा है, मतलब कि रिपल कर रहा है, ठीक ना। मतलब समझिए ये दोनों Q1 Q2 है ये, और एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहते हैं, ये दूर दूर भागना चाहते हैं। तो बोला गया कि भाई कोलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज द कोलम्बियन फोर्सेस एक्ट्स अलोंग F12 और F21 दैट इज along the line joining the center of two charges, so they are central forces। चलिए सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। अगर मल्टीपल चार्जेज प्रेजेंट है तो बताइए फोर्स क्या लगेगा। आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग है अपना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इनका डिस्कस कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, बात को समझिएगा। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेज। चलिए आइए इधर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, क्या ये क्या बोलना चाहता है, देखिएगा। हो गया ना, यहां पर बनाते हैं Q1 चार्ज। चलिए हो गया, इनका नाम दे देते हैं भाई Q1, ये Q1 चार्ज है। ध्यान से देखिएगा जरा, ये हो गया आपके Q2 चार्ज, ये हो गया आपके Q3 चार्ज। चलिए अच्छा से बनाते हैं, जरा ढंग से बनाया जाए इसको, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। जब बना ही रहे तो अच्छा से बनाएंगे। एक यहाँ बनाया जाए, एक इसके जस्ट सामने बनाया जाए। हो गया ना। आइए देखिएगा जरा ध्यान से आप, एक मिनट रुकिएगा मेरे भाई, बस हो गया है। देखिएगा हम क्या बनाते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है, और ये Q4 है। अभी और भी चार्जेज हो सकते हैं, Q5 Q6 Q7 डॉट डॉट Qn तक हो सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा सर इतना ही क्या गलत है, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। Q5 Q6 बहुत सारे मल्टीपल चार्जेज हो सकते हैं ना, हम बोले मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं। मल्टीपल इन द सेंस मतलब समझिए कि अब क्या,
Q1 से स्टार्ट होकर के Q1 पर Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 अप टू द Qn, ये कोई नहीं बोल सकता है कि मतलब कितना होगा, अप टू द Qn तक हो सकते हैं टोटल, कितने Qn तक हो सकते हैं टोटल, ठीक है ना। चलिए तो हम बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक मिनट रुक जाइएगा बस। देखिए इधर क्या लिखेंगे यहाँ पर, R2 to 1, 2 से 1 वेक्टर हो गया ना। ये बताइए R3 1 वेक्टर, ये बताइए R4 1 वेक्टर, ऐसा समझ में क्या, R5 1, R6 1, R7 1, R8 1, R9 1, कहाँ तक जाएगा बता दीजिए, कहाँ तक जाएगा, अप टू द इनफाइनाइट तक जाएगा, अप टू द इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसा समझ में ना। चलिए इनफाइनाइट मतलब एन तक समझिएगा भाई। अब इस पर कुछ फोर्स लगेगा ना, इस पर कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा जरा ध्यान से देखिए, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बना रहे हैं। इस पर लगने वाला फोर्स बता दीजिए क्या होगा, फोर्स किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से, हो गया भाई, बिल्कुल सही है। इधर देखिएगा, हम्म, किस पर भाई बताइए, 1 पर फोर्स लग रहा है, 3 की वजह से। इधर देख लीजिए एक और, 1 पर 4 की वजह से। क्या ये डायग्राम सभी बच्चों को समझ में आया। देखिए एक सिंगल चार्ज पर कितने चार्जेज अपने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक Q2 है, Q3 हो गया, Q4 हो गया, कितने सारे चार्जेज हैं जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बात समझ में आया ना। चलिए तो हम एक एक इंडिविजुअल निकालेंगे, अगर देखते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं, चलिए समझिएगा। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई F12 वेक्टर, बताइए क्या आ जाएगा, K टाइम्स Q1 Q2, चलिए जरा शॉर्टकट में लिखते हैं, शॉर्टकट में समझिएगा, R21 के स्क्वायर, R21 स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर, ये लिख देते हैं, ठीक है ना, R21 का यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक उसी प्रकार बताइए क्या कैलकुलेट क्या हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हो गया ना, यहाँ पर देखिए F12 निकाल ली, F13, F13 क्या आ जाएगा, K टाइम्स, देखिए Q1 Q2 हो गया ना, Q1 Q3 आएगा, Q1 Q3 आएगा, नीचे देखिएगा क्या आएगा भाई, R31 स्क्वायर R कैप 31 हो गया ना, R कैप 31, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लीजिए R31, फिर क्या निकालेंगे बताइए, F14, ये क्या आ गया बताइए, K टाइम्स Q1 Q2 बाई
R41 स्क्वायर इंटू में R कैप 41। अब एट द एंड हम क्या करेंगे, सभी का वेक्टर सम कर देंगे। एट द एंड सभी का हम वेक्टर सम कर देंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर नेट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, F12 प्लस ऑफ F13 प्लस ऑफ F14। चलिए ऐसा समझ में ना, बस इसी में हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू को बारी बारी से पुट कर देंगे। इसी में क्या करेंगे, सभी के वैल्यू को हम लोग बारी बारी से पुट कर देंगे। इसी को तो बोलते हैं क्या, इसी को तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, total force on any charge due to a number of charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges। माने एक सिंगल चार्ज Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 और Q4, Q5, Q6 सभी को हम लोग नेट फोर्स ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो F नेट F12 वेक्टर, F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर आ जाएगा अपना। चलिए सभी बच्चों को समझ में आया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए अब आपका काम है, आप यहाँ पर रख दीजिएगा। देखिए सभी का अगर हम वैल्यू पुट करके रखते हैं तो बताइए हमको Q1 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 कॉमन आ जाएगा, तो इस इक्वेशंस में जब आप पुट कीजिएगा तो K टाइम्स Q1 आपको बाहर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, आइए एक लाइन लिख देते हैं। क्या आ जाएगा बताइए, एफ नेट देखिएगा K टाइम्स Q1 Q2, लिखिए वापस वापस फिर वही काम कीजिए, R21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर और R21 का कैप, हो गया, प्लस प्लस दीजिए, हो गया ना। प्लस देकर के क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है मेरे को, रुकिए जरा अच्छा से लिखने दीजिए, ये तिरछा कैसे हो गया। डायरेक्ट देखिए हम यहाँ पर K टाइम्स, इसको कॉमन कर लेते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, Q2 बाई R21 कैप प्लस Q3 R31 स्क्वायर, R31 कैप प्लस Q4 बाई R41 स्क्वायर और R41 कैप, ठीक है। चलिए ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, आप सभी बच्चे आप देख लीजिएगा जा करके, आपको आपका एक्सप्रेशन में यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप n तक जाइएगा तो आपको फिर समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा का। सिग्मा का हम फॉर्मूला कब अप्लाई करते, जब हम n टाइम्स तक जाते तब, ठीक ना। चलिए आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर अपना क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी आपको समझ में आया, ठीक ना। आपको हम स्टेटमेंट भी लिखवा दिए और आपको हम इसका वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस भी बता दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको हम बता ही दिए, ठीक है ना। ये भी आपको बता दिए भाई क्या इंपॉर्टेंस है आगे वेक्टर फॉर्म का, वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट वाइज लिखवा दिए, दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। चलिए वापस आते हैं, तो इस नोट्स पॉइंट को जरा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम इधर अपना कूलम्ब्स लॉ का इन वेक्टर फॉर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया आपके लिए, देख लीजिए A to Z, ठीक है ना। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट देखिएगा
हाँ, ये भी आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये सभी R12 R21 मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है Q1 का Q2 की तरफ के लिए। ठीक है, चलिए फिर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आई होप सभी बच्चों को, देखिए अगर कुछ भी अगर मान के चलते हैं आपको, अगर हम पढ़ाते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए, अगर हम पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सर गलत लिखवा दिए हैं, वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अलग अलग किताब पढ़ेगा तो आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, सभी बच्चे भाई खुश रहो।